हेलो बच्चों, अपन लेके आए हैं पादप प्रजनन टॉपिक। पादप प्रजनन के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी देते हैं। अपन चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पादप प्रजनन। इस पादप प्रजनन के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पादप प्रजनन से अपन समझते हैं, उससे पहले आपको बताते हैं कि लोग क्या करते हैं, पारंपरिक खेती की तकनीक अपनाते हैं। जो पारंपरिक खेती की तकनीक होती है, इससे क्या होता है, पशुओं के लिए चारा मिल जाता है। ठीक है, पशुओं के लिए क्या मिल जाता है, चारा मिल जाता है, प्लस अनाज मिल जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, पशुओं के लिए चारा और अनाज मिल जाता है। ये जैव मात्रा, जो जैव पदार्थ है उसका उत्पादन करता है, जैव मात्रा का उत्पादन करता है, लेकिन इतना ज्यादा उत्पादन नहीं करता है कि वो सबके लिए पर्याप्त हो। तो आजकल क्या हो चुका है, आजकल आपको बताइए कि आधुनिक तकनीक आ चुकी है। उस आधुनिक तकनीक का नाम है पादप प्रजनन। आधुनिक तकनीक का नाम आ चुका है, उस आधुनिक तकनीक को अपन कहते हैं पादप प्रजनन। पादप प्रजनन का मतलब यही है कि वैज्ञानिक तरीके से अपन क्या करेंगे, पादप की खेती करेंगे। यानी अपन एक कला का इस्तेमाल करेंगे और कला का इस्तेमाल करके अपन क्या करेंगे, उत्पादन को बढ़ाएंगे। सबसे पहले अपना काम होगा, उत्पादन को बढ़ाया जाएगा और साथ ही पादप है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा है उसमें वृद्धि की जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि आप पारंपरिक जो तकनीक है उससे क्या होता है, उससे कुछ नहीं होता है। पशुओं के लिए चारा मिल जाता है, मनुष्य के लिए अनाज मिल जाता है, जैव मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन अपने को आधुनिक तकनीक अपनाती है, उस आधुनिक तकनीक का नाम है पादप प्रजनन। पादप प्रजनन से उत्पादन बढ़ेगा और क्या होगा, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी। अब आपने सुना होगा नाम हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति एक पादप प्रजनन के फलस्वरूप लाई गई तकनीक है। हरित क्रांति पादप प्रजनन के फलस्वरूप लाई गई एक क्रांति है। पादप प्रजनन किया गया तो हरित क्रांति आई। दो वैज्ञानिकों का इससे संबंध है, एक का नाम है नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, ये एक वैज्ञानिक था, और दूसरा ये मैक्सिको का वैज्ञानिक था। दूसरा वैज्ञानिक था जिसका नाम था एमएस स्वामीनाथन। ये दो वैज्ञानिक थे। इन दो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि पादप प्रजनन तकनीक अपनाई और उत्पादन है उसको बढ़ा दिया। तो आपको बताना हरित क्रांति का मतलब क्या है। हरित क्रांति का मतलब है पादप है उसका उत्पादन बढ़ाना, पादप का उत्पादन बढ़ाना। अब आपके पास में ये खेत है, इस खेत के अंदर आप पारंपरिक तकनीक से खेती करोगे। जैसे ये 20 बीघा जमीन है, इस 20 बीघा जमीन में से आप 10 बीघा जमीन के अंदर क्या करते हो, खेती करते हो। 10 बीघा के अंदर अपना पशु रखते हो, अपने लिए घर बना देते हो। तो 10 बीघा जमीन है, उस 10 बीघा जमीन के अंदर आप क्या कर रहे हो, 20 बीघा में से 10 बीघा जमीन के अंदर आप खेती कर रहे हो, और 10 बीघा जमीन के अंदर आप क्या कर रहे हो, अपना आवास है, मकान है और पशु है, उन सबको रख रहे हो। तो इस 10 बीघा के अंदर जैसे पहले आपके 10 बोरी अनाज होता था। ठीक है, तो पादप प्रजनन से अगर आप खेती करोगे तो 100 बोरी अनाज होगा। कितने बोरी होगा, 100 बोरी अनाज होगा। कहाँ 10 बोरी और कहाँ। इसके अलावा आपको पादप प्रजनन से क्या होगा, ये 15 बीघा है उसमें खेती करने को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे आपके 150 बोरी अनाज होगा। तो कहाँ आप 10 बोरी अनाज से क्या होता था, आपका खुद का गुजारा होता था। अब आपका खुद का गुजारा भी होता है और आप पैसे भी कमाते हो। तो भारत है वो, भारत इस हरित क्रांति से क्या हो गया, खाद्यान्न है उस खाद्यान्न को पूरे राष्ट्र के अंदर सप्लाई करने में समर्थ हो गया। यानी राष्ट्र के सभी देशों को, राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को भोजन मिलना शुरू हुआ, साथ ही निर्यात करने लग गया भारत। कुछ गरीब देश थे बेचारे, जैसे बांग्लादेश है, जैसे नेपाल है, इनके पास क्या है, धान कम था। भारत ने कहा तुम चिंता मत करो, हम पहुंचा रहे हैं आपके पास धान, क्योंकि हमारे यहाँ हरित क्रांति हो चुकी है। हमारे यहाँ क्या हो चुकी है, हरित क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय था वो एमएस स्वामीनाथन को था। एमएस स्वामीनाथन ने 1960 के अंदर भारत में हरित क्रांति है उसका पदार्पण किया, और भारत के अंदर पहले भारत है वो अनाज को आयात करता था, यानी विदेशी देश है उनसे अनाज को मंगाता था। लेकिन आज भारत विदेशों में अनाज निर्यात करता है। तो ये सब किसका चमत्कार है, ये सब हरित क्रांति का चमत्कार है बच्चों। तो अपने को ध्यान रखना है
कि भाई पादप प्रजनन एक ऐसी तकनीक होती है, ये एक सामान्य पादप था। ये कैसा था? एक सामान्य पादप था। इस सामान्य पादप में क्या था? रोगरोधी गुण था, लेकिन इसमें उत्पादन कम था। तो क्या हुआ कि इस पादप के ऊपर, इस पादप के अंदर पादप प्रजनन द्वारा इसको उन्नत बनाया गया, और अब इसमें रोगरोधी गुण भी हैं और उत्पादन भी है। ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपना नेक्स्ट टारगेट आ चुका है पादप प्रजनन क्या है। तो पादप प्रजनन आप जानते ही हो कि आज से लगभग क्या है कि 9000 साल से अपन 11000 साल की पहले की बात करें तो पादप प्रजनन आ चुका था। ऐसी बात नहीं, पादप प्रजनन आज ही आया है। पादप प्रजनन पिछले 100 सालों में आया, ऐसी बात नहीं है। बहुत साल पहले पादप प्रजनन आ चुका है। अब परीक्षा में जो सवाल आता है, वो परीक्षा में जो सवाल आता है उस सवाल को आप सुनो। पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य है? क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है, परीक्षा में पूछा जाता है पादप प्रजनन का उद्देश्य लिखो। ठीक है बच्चों, को जो ऑब्जेक्ट है प्लांट ब्रीडिंग का, उसको पूछा जाता है पादप प्रजनन का क्या उद्देश्य है। तो मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, 5 उद्देश्य बताऊंगा। परीक्षा में आप 4 उद्देश्य लिखोगे तो आपको 2 में से 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, अब अपने ये उद्देश्य याद कर लो बच्चों। बस ये अपने पादप प्रजनन है का क्या उद्देश्य है, कई बार परीक्षा में सवाल आ चुका है। सबसे पहला उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है उत्पादन में वृद्धि करना। पादप प्रजनन का सबसे पहला उद्देश्य होता है उत्पादन में वृद्धि करना। मेन टारगेट यही है कि आप क्या करते हो, जो प्लांट ब्रीडिंग करते हो उसका पहला, सबसे पहला आपका टारगेट है उत्पादन में वृद्धि करना। पहले जैसे क्या है, ये किसान के पास में 20 बोरी अनाज हो रहा था, आज किसान के पास में 10,000 बोरी अनाज हो रहा है। तो किसान को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेगा तो ऐश करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट पादप प्रजनन का है उत्पादन में वृद्धि करना। दूसरा टारगेट है पोषक तत्वों की वृद्धि करना। जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों की वृद्धि करना। जो पादप है उसमें पोषक तत्वों की वृद्धि करना। पोषक तत्व कौन से? प्रोटीन। पोषक तत्व कौन से? विटामिन। पोषक तत्व कौन से? कार्बोहाइड्रेट। पोषक तत्व कौन से? वसा। पोषक तत्व कौन से? खनिज लवण। इन सब में वृद्धि करना। ठीक है, तो ये सभी पोषक तत्व हैं, इनमें वृद्धि करना, ये अपने को ध्यान रखना है। सब पोषक तत्वों में वृद्धि करना। ठीक है, अब तीसरा होता है कि अपन कह सकते हैं रोग रोधी किस्मों का निर्माण करना। तीसरा टारगेट होता है रोग रोधी किस्मों का निर्माण करना। रोग रोधी किस्मों का निर्माण करना। अब रोग रोधी का मतलब यह होता है कि पादप है उसको जीवाणु संक्रमित कर सकता है, पादप है उसको कवक संक्रमित कर सकता है, पादप है उसको विषाणु संक्रमित कर सकता है। तो अपने को ऐसी फसलें बनानी है जो जीवाणु रोधी हो, कवक रोधी हो, विषाणु रोधी हो। एक किसान था, ये किसान क्या करता था कि इस फसल के ऊपर कीटनाशक छिड़कता था, उसके पैसे खर्च होते थे। ठीक है, एक किसान क्या करता था, इसके ऊपर कवकनाशी छिड़कता था, इससे पैसे खर्च होते थे। एक किसान क्या था, इसके ऊपर स्प्रे करता था जिससे फसल है उसको कोई कीड़ा नहीं खाए, तो उसके पैसे खर्च होते थे। साथ ही उपयोगी कीट मर जाते थे, साथ ही उपयोगी कीट मर जाते थे, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण होता था, बहुत ज्यादा नुकसान होता था। इतने सारे नुकसान है। अब अपन ने ऐसे पादप बनाए हैं जिनको रोग ही नहीं लगता है, यानी प्रतिरोधक किस्में बना दी अपन ने। ऐसी किस्में का निर्माण कर दिया है जिसको जीवाणु, विषाणु, कवक कोई भी संक्रमित नहीं कर सकता है। तो रोग रोधी किस्मों का निर्माण करना। फिर उसके बाद तनाव सहन करने वाले पादपों का निर्माण करना। तनाव सहन करने वाले पादपों का निर्माण करना। तनाव सहन करने वाले पादपों का निर्माण करना। तनाव इन द सेंस, जैसे वो मरुस्थल में उगता है तो मरुस्थलीय दशा है उसको सहन कर सके। जैसे वो लवणीय क्षेत्र या दलदल में उगता है तो लवणीयता को सहन करने वाले पादप का निर्माण करना। ठीक है, इसी तरह से अपन कहते हैं कहीं समुद्र में उगता है या खारे पानी में उगता है तो उसकी सहन करने की पराकाष्ठा है, ऐसे पादप का निर्माण करना। फिर उसके बाद में फसल परिपक्व समय को कम करना।
जो फसल परिपक्वन है उसके समय को क्या करना, कम करना, फसल परिपक्वन समय को कम करना। हर कोई चाहता है कि उसको ऐसा मूंग का पौधा मिले जो 60 दिन में पक जाए, ठीक है, 60 दिन में फसल तैयार हो जाए। अब बारिश मान लो लेट हुई, अगस्त में हुई, और उसको ऐसे हो कि सितंबर और अक्टूबर के आसपास, दीपावली के आसपास मूंग पक जाए, ऐसे मूंग मिल जाए। तो ऐसे ऐसे मूंग बना दिए गए हैं, ऐसे ऐसे मोठ बना दिए गए हैं, ऐसे ऐसे बाजरा बना दिए गए हैं जो कम समय में फसल परिपक्व हो जाए और उसको पानी की कम आवश्यकता हो और जल की, पानी की कम आवश्यकता हो। कम आवश्यकता वाले फसल बना दी गई हैं कि पानी आपने एक बार पिलाया और आपको 3 4 5 बार नहीं पिलाना पड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद अनादि आदि के नुकसान को कम करना, जो अनादि है, अनादि होता है के नुकसान को कम करना, अनादि के नुकसान को कम करना। अब अपन कहते हैं कि जैसे ये फसल है, इस फसल में आप ये जैसे क्या है, मान लो गेहूं है, इसको तोड़ रहे हो, आपने गेहूं को जैसे यहां से काटा, 20 दाने नीचे गिर गए और 10 दाने आपके गेहूं में बचे। आप कहोगे यार 10 दाने जमीन पे गिर गए, मैं कैसे लूं? तो ये क्या हुआ, अन्न का नुकसान हो गया। आपने ये चावल है, इस चावल को काटा, चावल के 40 दाने नीचे गिर गए और 4 दाने पीछे रहे, आप रुआ से हो गए। आपने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ अन्याय, आपका एकदम यूं मन उदास हो जाता है। अब आजकल ऐसे फसल बना दी गई है, आप इसको चावल को झड़कते हो फिर भी ये दाने नीचे नहीं गिरते हैं, आप कहते हो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चिपके रहो, फेविकॉल का मजबूत जोड़ हो गया। क्या हो गया? ये जैसे सेव है, सेव थी, सेव इसके ऊपर पेड़ के ऊपर लगी हुई थी, अब क्या हो रहा था, सेव समय से पहले गिर रही थी और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। आप पेड़ की, ये कोई पक्षी आके बैठता, सेव नीचे गिर जाती। आजकल ऐसी सेव बना दी गई है जो पकने के बाद आप जब जोर लगा के खींचते हो तब आपके हाथ में आती है, तो आप कहते हो बहुत बढ़िया हुआ है। अनादि का नुकसान है उसको कम करना, अनादि के नुकसान को कम करना, ये अपने को ध्यान रखना है, यानी अनादि का नुकसान कम करना। तो ये सब पादप प्रजनन के उद्देश्य है। हमारे मन में भी कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे आप लोगों के जो इस बार उद्देश्य है कि हम 12th बोर्ड के अंदर राजस्थान में मेरिट में प्रथम स्थान आए और अपना नाम रोशन करें। आप लोगों का भी ये टारगेट है, तो अपन क्या करते हैं, हर कोई टारगेट बनाते हैं, रोज टाइम टेबल बनाते हैं कि आज इतने घंटे पढ़ेंगे, आज अपन ये करेंगे। तो पादप प्रजनन के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। ये है कि टाइम टेबल पूरा नहीं होता है, अपन सोचते हैं आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल से नई शुरुआत करेंगे, लेकिन परीक्षा में सवाल जब आ जाए कि पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या हैं, तो आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। बच जाने का मतलब यह है कि एकदम बोल जानी चाहिए और ये उत्तर धनाधन आपके दिमाग में छप जाने चाहिए और आप कॉपी के अंदर उनको छाप दो। यही अपने को ध्यान रखना है। अब पादप प्रजनन के हैं वो चरण आ चुके हैं, आपको नई फसल बनानी है, तो नई फसल बनाने के लिए आपके सामने कुछ चरण होते हैं। उन चरणों के बारे में पूछा जाता है कि भाई 4 नंबर का सवाल बनता है वैसे तो ये, और इसमें छोटे सवाल बनेंगे तो भी बनेगा। एक जनन संरक्षण क्या है, संकरण क्या है, इसमें छोटे छोटे सवाल भी बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये 4 नंबर का सवाल बनता है बड़ा कि फसल की एक नई अनुवांशिक नस्ल है, उसके प्रजनन के पद बताओ, यानी पादप प्रजनन के पद बताओ। तो पादप प्रजनन का सबसे पहला पद होता है परिवर्तनशीलता का संग्रहण, दूसरा होता है जनकों का मूल्यांकन तथा चयन, तीसरा होता है चयनित जनकों के बीच में संकरण, चौथा होता है श्रेष्ठ पुनर्योजन का चयन और परीक्षण, पांचवा होता है नए कषणों का परीक्षण, विमुक्ति, निर्मुक्त और व्यापारीकरण। ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन समझते हैं सबसे पहले परिवर्तनशीलता का संग्रहण क्या है। परिवर्तनशीलता का संग्रहण में आपको बताते हैं जो जंगली पादप होते हैं, जंगली पौधों की विशेषता ये होती है कि उसमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब ये होता है कि उसमें रोग रोधी क्षमता अधिक होती है। जंगली पादपों के अंदर रोग रोधी क्षमता अधिक होती है, ठीक है।
तो अपन क्या करते हैं कि जैसे कोई भी पादप है उसकी जंगली किस्म है उसका चयन करते हैं। जंगली किस्म में जितने भी जो जंगली जाति हैं उस जंगली जाति का चयन किया जाता है, ठीक है। और उसके अंदर जितने भी जीन होते हैं उस समस्त जीनों का संग्रहण कर लिया जाता है। अब परिभाषा इसमें पूछी जाती है, किसी जाति के समस्त जीनों को, किसी जाति के समस्त जीनों को उसका जनन दर कहते हैं। किसी जाति के समस्त जीनों को उसका जनन दर कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पादप प्रजनन करना है तो आपको उसके ऐसे पूर्वजों का चयन करना पड़ेगा जो पूर्वज जंगल में रहते हैं या जंगली जातियां हैं, उनका आपको चयन करना पड़ेगा। इस जंगली जाति का आप क्या करते हो, उसका जनन दर है उसको आप लेके आते हो। तो जनन दरों की परिभाषा यहाँ से आती है कि जनन दर यानी जर्म प्लाज्म क्या है। तो जर्म प्लाज्म का मतलब होता है जैसे ये कोई जाति है, इस जाति के समस्त जीन, जाति के समस्त जीनों को उसका जनन दर कहा जाता है। यह आपको परिभाषा याद रखनी है। अपन कह सकते हैं कोई भी फसली पादप है, उस फसली पादप की जो जाति है उसके समस्त जीन उसका जनन दर कहलाता है। तो सबसे पहले अपन परिवर्तनशीलता का संग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद उन जनकों का मूल्यांकन और चयन करते हैं। यानी जनक है, आपने उसका चयन कर लिया, फिर उसके बाद उसका मूल्यांकन करते हो और उसका चयन करते हो। यानी उसको देखते हो कि ये जनन दर तो संरक्षण कर लिया है, लेकिन इस जनन दर के अंदर बहुत सारे जीन है, आपके काम का जीन है या नहीं है, फिर उसके बाद उसका चयन कर लेते हो। फिर उसके बाद चयनित जनकों के बीच में संकरण, जैसे एक ये चावल की किस्म है जो कि प्रोटीन गुणवत्ता वाली है, यानी प्रोटीन उत्पादन अधिक कर रही है, और चावल की ये दूसरी किस्म है जिसमें रोगरोधी गुण है, ठीक है। इन दोनों किस्मों के बीच आप क्या कराते हो, संकरण कराते हो। संकरण आपको बिल्कुल सिंपल आते ही है कि आप क्या करते हो, इस पुष्प के नर भाग को आप काट देते हो, ठीक है। और इस पुष्प का जो मादा भाग है इसके ऊपर इस पुष्प के परागकण है उसको ले जाकर छिड़क देते हो। फिर उसके बाद इससे क्या होता है, एक नया पादप बनता है। ये नए पादप बीज बनते हैं और बीजों को बोते हैं तो ये नए पौधे बन गए। तो ये संकरण होता है, बिल्कुल सिंपल है। आपने जनकों का मूल्यांकन कर लिया, इतने सारे पौधे थे जंगल के अंदर, उसमें से अच्छे गुणों वाले 2 पादप का आपने चयन कर लिया। चयन करने के बाद आपने क्या किया कि 2 अलग अलग पौधे थे, जाति एक ही होनी चाहिए, संकरण के लिए शर्त है। वैसे अंतर्वंश तक चलता है लेकिन आपको जाति एक ही रखनी है, ठीक है। एक ये जैसे चावल का पौधा है, ये दूसरा चावल का पौधा है, ठीक है। इस चावल के पौधे के अंदर क्या है, रोग प्रोटीन उत्पादन अधिक हो रहा है, इसके अंदर रोग रोधी हो रहा है गुण, तो आप संकरण करते हो, यानी विपुंसन करके ये परागकण इसके ऊपर छिड़क देते हो, फिर थैली बांध देते हो, फिर नए बीज बनते हैं। बीजों को आप जमीन में बोते हो तो ये नई पीढ़ी बनती है, इसको पहली पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। ये आपने मेंडल के नियम में पढ़ रखा है। फिर ये जो बने हैं, फिर अपन के नेक्स्ट पॉइंट आएगा श्रेष्ठ पुनर्योजन का चयन और परीक्षण। अब इतने सारे पौधे हैं, इतने सारे पौधों में से अब आपको क्या करना है, उस पादप का चयन करना है जो कि श्रेष्ठ है। यानी इस इतने सारे पौधों में से आप चयन कर ही सकते हो, आपको दिख जाएगा जो पौधा सबसे अच्छा है उसको आप क्या कर लो, उसके बीज को इकट्ठा कर लो और उसको 5-6 पीढ़ियों तक बो, और 5-6 पीढ़ियों तक बोओगे तो आपको पता चलेगा ये पौधा है, इसमें वैसे के वैसे गुण बरकरार हैं। तो इस तरह से इसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन और इसका चयन और परीक्षण कर लिया जाता है। एक छोटी सी बात बताऊं, पुराने टाइम में किसान क्या करते थे, किसान ऐसे होता था जैसे बाजरा बोते थे तो बाजरे के अंदर वो खेत में देखते हैं कि सबसे लंबा सिटिया किस बाजरे के अंदर है। जैसे ये खेत है, उस किसान के खेत में ये बाजरे के हजारों पौधे हैं, तो वो सबसे पहले तो देखते हैं कि किसका तना मजबूत है और कौन सा ऐसा बाजरे का सिटिया है जिसके अंदर बीज ज्यादा है। उस बाजरे को वो क्या करते, काट लेते पहले ही और उसको अलग रख देते। फिर अगले साल बोते तो ये सब बाजरे के पौधे थोड़ी बोते, जो अच्छे गुण वाले बाजरे होते थे जिनको उन्होंने काट काट के अलग किया है, उनको वो क्या करते थे, उनके बीजों को इकट्ठा रखते थे और अगले साल वो पहले बोते थे। तो किसान ऐसे एक विधि अपनाते थे। किसान के पास तरीका यही होता है, किसान अच्छे बीज का चयन करता है,
लेकिन क्या है कि अपन ने भी ऐसे ही किया है कि अपन ने ये जैसे संकरित पौधे उग गए, अब संकरित पौधे उग गए तो कोई बात नहीं, उसमें क्या करते हैं कि समयुग्मनजता लाने के लिए, उसमें बार बार स्वपरागण कराते हैं और उसकी 3-4 पीढ़ियां हैं उसको प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद उन जो नए पौधे बने हैं उनको अलग अलग क्षेत्र में कम से कम 3 ऋतु में उगाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में 3 ऋतु में उगाते हैं और उनका परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो क्या करता है, परीक्षण करता है। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इस पौधे का परीक्षण करता है और देखता है कि ये पौधा हानिकारक तो नहीं है, ये पौधा पारिस्थितिकी के लिए किसी प्रकार से हानिकारक तो नहीं है। उसके बाद उसको निर्मुक्त करते हैं और उसको व्यापार के लिए बेचते हैं। तो अपने बहुत सिंपल तरीका है, ये अपने को पॉइंट याद रखने हैं। आपको जस्ट एक कहानी की तरह याद रखना है कि आप सबसे पहले जनन दरों का संरक्षण करते हो, फिर जनन दरों का चयन करते हो और उसमें से अच्छे गुण वाले जीन होते हैं उनको बाहर निकाल देते हो, फिर उसके बाद उसका संकरण करवाते हो। संकरण करवाने के बाद जो अच्छा किस्म का पौधा होता है उसको 3-4 पीढ़ी तक आप प्राप्त करते हो और उसको क्या करते हो, समयुग्मनजी अवस्था में लेके आ जाते हो। फिर उसके बाद उसका परीक्षण करते हो, उसको निर्मुक्त कर देते हो और व्यापार के लिए सबको दे देते हो। ये जो पौधा है इस पौधे को आप महंगे भाव से बेचते हो सामान्य पौधे की तुलना में। ये कुछ बीज मिलते हैं, काजरी बीज बेचती है, आफरी बीज बेचती है। तो ये जो काजरी द्वारा बीज बनाए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा काजरी ऐसे बोर बनाती है, काजरी ऐसी फसलें बनाती हैं जिन फसलों का लागत मूल्य वो ज्यादा कहती हैं। वो कहती है कि इसका ये मूंग ले लो, ये मोट ले लो, ये हमारे यहाँ से ले लो, ये काफी महंगे हैं, इनमें उत्पादन ज्यादा होगा, तो अपन वहां से लाते हैं। तो फिर वैज्ञानिक ऐसे क्या करते हैं, ये खेती करते हैं और नए पौधे बनाते हैं। तो पादप प्रजनन है, उस पादप प्रजनन में अपन एक छोटे सा आपके फुल फॉर्म दे रखी है। जीडीपी पूछा जाता है, जीडीपी का पूरा नाम बताओ। ठीक है, तो आपने एक तो जीडीपी है यानी सकल घरेलू उत्पाद है, क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है, ये आपको ध्यान रखना है। जीडीपी का पूरा नाम होता है सकल घरेलू उत्पाद। अब जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, ये ध्यान रखना है। भारत कैसा प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है, यानी भारत का मेन जितने भी लोग होते हैं, कोई भी काम नहीं होता है तो क्या खेती कर लेंगे, क्या कर लेंगे, खेती कर लेंगे, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे। पुराने टाइम में क्या करते थे लोग, क्या करते थे, नौकरी को तुच्छ मानते थे और खेती को राजा मानते थे। वो ऐसे मानते थे, उनको पता था कि खेती करेंगे सॉरी खेती करेंगे तो किसी के गुलामी नहीं करेंगे। लेकिन आजकल लोग खेती का काम काफी लोगों को भारी लगता है, तो लोग खेती से क्या है, दूर भाग चुके हैं। ठीक है, अब भारत की अधिकतर जनसंख्या गांवों में रहती है, आपको पता ही है, शहरों में भी जनसंख्या रहती है। अब उतने आंकड़े मैं नहीं प्रस्तुत करूंगा। जो सकल घरेलू उत्पादन है उसका 33% आपको बताना है कृषि से प्राप्त होता है। जितनी भारत की सकल घरेलू उत्पाद उसका 33% किससे प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है। 62% लोगों को रोजगार कृषि से मिलता है। अब जिसको भी पूछो कि उसके पिताजी क्या करते हैं, कि खेती करते हैं, मैं भी जस्ट एग्जाम्पल, मेरे से भी कई लोग पूछते हैं कि आपके पिताजी क्या नौकरी करते थे, मैं कहता हूँ नहीं, कृषि करते थे, खेती करते थे, तो मजदूर, खेती मजहारी मजदूर थे। तो कृषि करना ये क्या है, एक किसी प्रकार का कोई भी किसी को कुछ पढ़ाई नहीं आती है, वो क्या करता है कि अपन खेती कर लेंगे, क्या कर लेंगे। कुछ लोग डराते भी हैं कि पानी सूख जाएगा फिर क्या करोगे, ये बेरे हैं, ये चल रहे हैं, कल खत्म हो जाएगा पानी, फिर क्या करोगे। तो वो पढ़ाई की तरफ भी रुख करते हैं। लेकिन बच्चे तो आपको पता ही है, सोचते हैं खूब उत्पादन हो रहा है, बोरी बोरी धान हो रहे हैं, तो अपने को कहाँ पढ़ाई करने की जरूरत है। इस तरह से क्या हो रहा है, भारत में भी 1960 के अंदर हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति भारत में कब आई थी, 1960 के बाद आई थी, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, ग्रीन रिवोल्यूशन। अब इस समय धान और जो गेहूं है उसका उत्पादन, धान है, गेहूं है, मक्का है, इन 3 फसलों का उत्पादन बहुत अधिक हुआ था। ये सवाल आता है कि हरित क्रांति में कौन सी फसलें हैं उनका उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था। तो आपको धान और गेहूं तो पक्का याद रखना है, मक्का भी साथ में आप लिख देना, फ्री का है।
तो इस तरह से हरित क्रांति से भारत स्वयं आत्मनिर्भर हो गया, यानी स्वयं आत्मनिर्भर हो गया, यानी खुद अपने पैरों पर खड़ा हो गया। किसके आधार पर? खाद्यान्न के आधार पर, यानी उसको विदेश से खाद्यान्न मंगाना नहीं पड़ता है। दूसरा, वो खाद्यान्न का निर्यात करने वाला देश हो गया। अब अपन कह रहे हैं कि जैसे 1960 के अंदर भारत के पास बहुत अधिक मात्रा में धान नहीं उत्पन्न हो रहा था, गेहूं उत्पन्न नहीं हो रहे थे। जैसे कि अपन कह रहे हैं कि 50 टन ही गेहूं उत्पन्न हो रहे थे मान लो, उसके बाद 150 टन उत्पन्न होने हो गए, तो 3 4 5 6 गुना तक इसमें धान उत्पादन हो गया, गेहूं उत्पादन हो गया। तो जैसे 35 अपन कह रहे हैं कि मिलियन टन धान उत्पन्न हो रहा था, अब 90 मिलियन टन होने शुरू हो गया ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद। जैसे ये 15 मिलियन टन हो रहा था, तो ये कितने मिलियन हो गया? ये आपको बताना 90 मिलियन टन हो गया। तो गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हुआ। तो एक तो सकल घरेलू उत्पादन, उसका पूरा नाम है, जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पादन। बच्चों अपन पादप प्रजनन पढ़ रहे हैं। इस पादप प्रजनन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है जिसमें से परीक्षा में सवाल आता है। अपन जैसे गन्ने की चर्चा कर लेते हैं। पहले गन्ना है, उस गन्ने की 2 किस्में आपकी बुक में दी हुई है। एक का नाम है सैकरम बारबरी और एक का नाम है सैकरम ऑपिसिनेरम। 2 नाम याद रख रहे हैं, सैकरम बारबरी और सैकरम ऑपिसिनेरम। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है दोनों। सैकरम बारबरी है, ये उत्तरी भारत में पाया जाने वाला गन्ना है। ये ध्यान रखना है कि सैकरम बारबरी कहां पाया जाता है। ये उत्तरी भारत में पाया जाने वाला गन्ना है। इसमें शर्करा अंश कम होता है, इसका उत्पादन कम होता है। अब उत्तर भारत तो आप जानते ही हो, जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह है, ये ऊपर की तरफ जैसे हिमाचल वगैरह है, ये सब उत्तर भारत में आते हैं। और दूसरा है दक्षिण भारत, सैकरम ऑपिसिनेरम, जैसे ये अपन कह रहे हैं कर्नाटक है, केरल है, इधर नीचे की तरफ चले गए तो दक्षिण भारत आ गया। तो ये सैकरम ऑपिसिनेरम दक्षिण भारत में पाया जाता था। इसमें तना मोटा था, शर्करा अंश अधिक था और इसके अंदर उत्पादन ज्यादा था। अब क्या हुआ कि ये सैकरम ऑपिसिनेरम है, इसमें दक्षिण भारत के लोग थे, वो ज्यादा उत्पादन ले रहे थे। उत्तर भारत के लोगों के मन में एक तरह से आई ज्वेलसी कि अरे यार वहां गए घूमने के लिए, वहां तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े तना, मोटा, ये मोटे मोटे तने, ये मोटे मोटे तने और ये शक्कर ही शक्कर और उत्पादन ही उत्पादन। वहां जाने के बाद उत्तर भारत के लोगों ने चर्चा की कि दक्षिण भारत में एक ऐसा गन्ना होता है जिसमें उत्पादन ज्यादा हो रहा है, शर्करा अंश ज्यादा है और तना मोटा है। तो किसानों ने कहा अपन भी उसको लेके आए। तो सैकरम ऑपिसिनेरम को उत्तर भारत में लेके आए, लेकिन वहां पे ये पनप नहीं पाया। किसानों ने क्या किया कि दक्षिण भारत के लोगों, उत्तर भारत के लोगों, दक्षिण भारत के लोगों का कि हम आपके यहाँ से गन्ना तो लेके चले गए, लेकिन ये गन्ना हमारे यहाँ पनप नहीं पाया। अब भारत के वैज्ञानिकों के पास ये बात चली गई। भारत के वैज्ञानिकों ने कहा क्या किया तुम लोगों ने, कि हम उत्तर भारत के लोग हैं, हम दक्षिण भारत में गए और वहां से एक गन्ना लेके आए। उस गन्ने को हमने यहाँ उगाया, लेकिन वो यहाँ पनप नहीं पाया। तो उन्होंने कहा आप टेंशन मत करो, हम आपका सॉल्यूशन करते हैं। तो उन्होंने सैकरम बारबरी और सैकरम ऑपिसिनेरम है उनका संकरण कराया और एक ऐसा गन्ना तैयार किया जिसका उत्पादन अधिक था, तना मोटा था और शर्करा अंश ज्यादा था। ये नया गन्ना बन चुका है, ये उत्तर भारत में आसानी से उगता है। तो देखा पादप प्रजनन द्वारा एक गन्ने की नई किस्म बनाई गई जो कि आसानी से उस क्षेत्र के अंदर उग सकती थी। तो उत्तर भारत के लोग आज खुश है। क्या है? उत्तर भारत के लोग खुश हैं। बहुत खुशी की बात है। आज अपन उत्तर भारत की तरफ रुख करते हैं तो वहां के लोगों के मन के अंदर खुशी जागृत हुई। तो आपसे पूछा जाएगा उत्तर भारत में गन्ने की किस्म का नाम सैकरम बारबरी, दक्षिण भारत में किस्म का नाम सैकरम ऑपिसिनेरम। किसमें शर्करा अंश ज्यादा था, किसका तना मोटा था, किसका उत्पादन अधिक था? सैकरम ऑपिसिनेरम का अधिक था। अब अपन तो धान और गेहूं की में सबसे पहले 2-3 सवाल आते हैं। एक मैक्सिको है, एक मैक्सिको अपने को पता ही है देश है, वहां पर क्या है इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज है। वहां के वैज्ञानिक थे नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, ये नाम याद रखना है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज, ये व्हीट मतलब होता है आपको पता ही है गेहूं और मेज मतलब होता है मक्का। तो वहां पे इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज है, उसके निदेशक थे नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। इन्होंने गेहूं की अर्धवामन किस्म बनाई और धान है उसकी भी अर्धवामन किस्म बनाई।
इन्होंने गेहूं की अर्धवामन किस्म और धान की अर्धवामन किस्म बनाई जिसमें भारत में हरित क्रांति आई थी। तो ये सवाल आता है कि नॉर्मन ई बोरलॉग कहाँ काम करते थे? मैक्सिको में काम करते थे। ये हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन ई बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और भारत में एमएस स्वामीनाथन थे। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ व्हीट एंड मेज थे, उसके निदेशक नॉर्मन ई बोरलॉग ने क्या किया? गेहूं की अर्धवामन किस्म और धान की अर्धवामन किस्म बनाई। जो गेहूं की अर्धवामन किस्म है उसका नाम है सोनालिका और कल्याण सोना। ये सोनालिका और कल्याण सोना का भी निर्माण हुआ धीरे धीरे, ये भी भारत में उत्पादन बहुत अधिक देती हैं। इसी तरह से अर्धवामन धान की किस्म है, उसका निर्माण किया गया था। दो जगह की अपन ने किस्में ली थी, एक का नाम था इंडियन रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट है, वो फिलीपींस में है, वहां से IR8 और थाईचुंग नेटिव ताइवान, इन दो किस्मों को लिया गया। और IR8 और थाईचुंग नेटिव फर्स्ट को जब संकलन किया गया तो अर्धवामन धान की किस्म बनी। सवाल आता है अर्धवामन धान की किस्म का निर्माण किन दो अलग अलग देशों की जो धान है उनके संकलन से हुआ? फिलीपींस है उसकी IR8 और ये जो ताइवान है उसकी थाईचुंग नेटिव फर्स्ट, इन दोनों का जब संकलन हुआ तो धान की अर्धवामन किस्म का निर्माण हुआ। इसी तरह से जया और रत्ना भी बना ली गई हैं। जया और रत्ना भी धान की किस्में हैं, चावल की किस्में हैं जिसमें उत्पादन बहुत अधिक होता है। जया और रत्ना नाम याद रखना है, जया रत्ना चावल ऐसे याद रखना है। और इसी तरह से जैसे अर्धवामन धान की किस्म है उसका नाम याद रखना है, किससे बनी है? IR8 और थाईचुंग नेटिव फर्स्ट के मिलने से ये बनी है। ठीक है, पूछा कल्याण सोना और सोनालिका किसकी किस्में हैं, तो आप बता दोगे ये गेहूं की किस्में हैं। इसी तरह से ज्वार बाजरा मक्का को पानी बहुत अधिक चाहिए, तो आजकल ऐसे ज्वार बाजरा मक्का बना लिए गए हैं, पानी नहीं डालो, टेंशन नहीं, उग जाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। बाजरा अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है, ज्वार भी मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है, मक्का भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है आराम से, क्योंकि ऐसी किस्में बना ली गई है जिनको जल की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी बात नहीं है, एक बार उगाना तो पड़ेगा, बाद में बारिश नहीं होगी तो आप टेंशन मत करो, वो फसल पक जाएगी। थैंक यू बच्चों, आप वीडियो पे नए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।